उत्तराखंडी को भी उसके मुख्यमंत्री मिल गए हैं। त्रिवेंद्र रावत का राज होगा उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन होगा सरताज, ये भी अब बड़ा सवाल बना हुआ है। 19 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तैयारी उसकी हो गई है, लेकिन सीएम कौन होगा इसकी तैयारी अब तक नहीं हुई है। इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो रेस में मनोज सिन्हा सबसे आगे। क्या राजनाथ सिंह को मिलेगी कमान या मनोज सिन्हा बनाए जाएंगे यूपी के सीएम, या कोई और है जिसे बीजेपी आला कमान गद्दी पर बिठाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अब भी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन खबर है कि मनोज सिन्हा अब इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। सूत्रों की माने तो मनोज सिन्हा ने कल रात पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। हालांकि मनोज सिन्हा खुद को रेस से बाहर बता रहे हैं। सर, आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना। बम्पर जीत के बाद पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पार्टी अब तक सिर्फ ये तय कर पाई है कि विधायक दल की बैठक 18 तारीख को होगी। सीएम का चेहरा अब भी पर्दे के पीछे है। सीएम पद की रेस में मनोज सिन्हा के साथ रह रहकर केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी उछाला जाता रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम पद की रेस से बाहर हो चुके हैं। कोई मजाक में हंसी कुछ करे तो उसको बहुत गंभीरता से न लिया करिए, ठीक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल आग्रह पूर्वक ऐसा कुछ आप सब लोगों ने सवाल किया होगा, पूछा है, और इसलिए तो हम पूछे आप भी रेस में। जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस नाते मेरी जो जिम्मेदारी उसको मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो आपने अपना नाम भी तो सोचा होगा। ये अपना नाम सोचने कहाँ विषय आता, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी दोहरा रहा हूँ, ये सोचने का विषय नहीं है। ये स्पष्ट तौर से कल विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता हो। 19 मार्च की शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। समारोह कांशीराम स्मृति उपवन में होगा। तैयारियां भी जोरों पर हैं। जीत बड़ी है और जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, इसलिए सीएम के लिए मंथन फिलहाल जारी है। दिल्ली से रविकांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब मंथन भले ही चल रही हो, जनता ने सरकार चुन ली है तो सीएम भी जल्द ही चुन लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में तो पिछले कई सालों से चुनी हुई सरकार का राज है, लेकिन फिर भी आतंकियों का हौसला शायद पस्त नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकसभा उपचुनावों से पहले एक बार फिर से आतंकी अब धमकी दे रहे हैं। अनंतनाग में पोस्टर चिपका दिए गए हैं जिसमें लोगों को चुनाव में हिस्सा ना लेने की धमकी दी जा रही है। हर शब्द में धमकी है, हर हर्फ में कश्मीर घाटी को सुलगाने की साजिश है। अनंतनाग के डूरू में मकान, दुकान और बिजली के खंभों पर चिपकाए गए ये पोस्टर आतंक के खौफनाक इरादों का सबूत हैं। पहले हिजबुल के आतंकियों ने धमकाया और अब लश्कर के आतंकी लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और लोकसभा उपचुनाव होने हैं। अप्रैल महीने में श्रीनगर और अनंतनाग संसदीय सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले ही आतंकियों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। पोस्टर में लोगों से चुनाव में हिस्सा न लेने को कहा गया है और ऐसा करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। पोस्टर लश्कर के डिविजनल कमांडर के नाम से छापे गए हैं। धमकी भरे इन पोस्टर्स ने चुनाव से पहले इलाके में सनसनी मचा दी है। साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग जैसे इलाकों में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के नए पोस्टर्स शाया किए गए हैं और इन पोस्टर्स में लोगों को धमकी दी गई है कि आने वाले बाई इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस श्रीनगर और अनंतनाग सीट पे होने वाले हैं, उन इलेक्शन से दूर रहें। वहीं दूसरी ओर कुछ मिलिटेंट वीडियोज़ भी सामने आए हैं जहाँ पर मिलिटेंट्स लोगों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें हिस्सा ना ले। वैसे ये पोस्टर बेशक लोगों को डराने के लिए चिपकाए गए हैं, लेकिन इससे आतंकियों के अंदर का डर भी सामने आ गया है और इसकी वजह है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग। पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 49.5% वोटिंग हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में 66.4% वोट पड़े। आतंकी हर बार चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें जमहूरियत में पूरा यकीन है और बुलेट के आगे झुकना कतई कबूल नहीं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हर बार जमहूरियत की जीत होती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आतंक है कि मानता नहीं और पाकिस्तान भी मानता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गए हिंदुस्तान के मौलवी गुम हो गए।
पाकिस्तान में जियारत के लिए गए हिंदुस्तान के 2 मौलवी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। एक मौलवी को पूछताछ के लिए लाहौर में रोक लिया गया, दूसरे शख्स को कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकालने दिया गया। इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दखल देकर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के मौलवी आसिफ अली निजामी और उनके रिश्तेदार नाजिम निजामी के पाकिस्तान में लापता होने की खबर है। बताया जाता है कि आसिफ अली निजामी की बहन कराची में रहती है। आसिफ और नाजिम का मकसद उनसे मुलाकात करना और पाकिस्तान के कुछ अहम दरगाहों में जियारत का था, लेकिन एक कराची एयरपोर्ट और दूसरा लाहौर से लापता हो गया। अब उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दखल दी है। सुषमा ने ट्वीट करके बताया, हमने इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बात की है और उन्हें इस बारे में ताज़ा जानकारी देने को कहा है। लापता मौलवी के घर वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उसके बाद से 4 बजे के बाद से कोई इत्तला नहीं है, कोई खबर नहीं है हमारे पास, और हम भारत सरकार और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि मेरे फादर जो है बाखूबी इंडिया वापस आ जाएं, और मोदी साहब और सुषमा जी से मैं गुहार लगाता हूँ। घर वालों के मुताबिक आसिफ और नाजिम 13 मार्च को लाहौर की एक दरगाह पर जियारत के लिए गए। 14 मार्च को कराची जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर आसिफ को जाने दिया गया, लेकिन नाजिम को पूछताछ के लिए लाहौर में ही रोक लिया गया। 15 मार्च को आसिफ ने कराची एयरपोर्ट पहुंचकर रिश्तेदारों को उनके आने की जानकारी दी, लेकिन रिश्तेदार एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते रहे और आसिफ एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, फोन पे रिंग जा रही है, कोई पता ही नहीं है। क्यों गए थे पाकिस्तान? पाकिस्तान ज़ियारत के लिए गए थे, पाकपट्टन बाबा फरीद गंज शकर दरगाह का जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो पीर हैं उनकी दरगाह है, वहाँ दर्शन के लिए गए थे। अच्छा, उनके साथ कोई और भी शख्स? हमारे भाई हैं नाजिम निजामी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में इस तरह से उनकी गुमशुदगी के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान में जो भी जाता है और अगर उसको गायब कर लिया जाता है या वो गायब हो जाता है तो हर हालत में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन ISI के माध्यम से एक्ट करती है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अगर उनको किसी आतंकवाद ग्रुप ने किडनैप कर लिया है तो ISI की इजाजत के बाद। पिछले दिनों पाकिस्तान में सूफियों पर लगातार हमले हुए हैं। अब जिस तरह से एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के 2 मौलवी लापता हुए हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों का भी हाथ हो सकता है। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बड़ी सारी कोशिशों और जोर आजमाइश के बाद आखिरकार GST लागू होने वाला है, लेकिन GST लागू होने से पहले उसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकार इसकी खूबियां और कमियों पर बहस कर रहे हैं और उन लोगों को इसकी बारीकियों के बारे में बता रहे हैं जिनका सरोकार जल्द ही GST से पड़ने वाला है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नॉलेज पार्टनर था। कि जो हमारा ट्रेड है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो अल्टीमेटली GST के यूज़र होंगे, उनको अधिक से अधिक GST के बारे में अधिक से अधिक जो है वो एक्सप्लेन करना कि GST का लॉ क्या है, किस तरीके से काम करेगा, और जो माइग्रेशन होगा, तो जैसे मान लीजिए कि GST 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होता है, तो हमारे SSC को जो ऑलरेडी एक्साइज, सर्विस टैक्स या वैट में रजिस्टर्ड हैं, उनको नई रिजीम में अपने आप को कैसे माइग्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये इस तरह का एक प्रोग्राम रखा गया। तो नेशन व्यू में फिलहाल इतना ही।